हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चलो, तो अभी सैटरडे संडे वीडियो नहीं आ पाई थी, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, सबसे पहला टॉपिक, प्रिंसिपल। मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होगी। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। चलो, मोमेंटम के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी। देखो, लास्ट वीडियो किसके बारे में थी? इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, उसके बारे में थी। तो उसके अंदर भी हमने मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया था। मोमेंटम यानी क्या? मोमेंटम यानी मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि टॉर्क। अगर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे मोमेंट हो रही है, ऐसा कह सकते हो आप। मैंने आगे भी बताया हुआ है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। तो किसी भी थियरम का प्रिंसिपल यानी क्या, वो वर्किंग कैसे करता है। अगर मैं मोमेंटम के वर्किंग की बात करूँ तो वो हमें पता है, या फिर वर्किंग किस बेस पे करता है उसे प्रिंसिपल कहते हैं ना, उसी को हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो उसी तरीके से चलो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो हम लास्ट वीडियो के ही एग्जांपल लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस तरीके की एक रॉड देखी थी, इस तरीके की एक रॉड। अब देखते रहना, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होगा। इसे निकाल देते हैं। देखो, लास्ट वीडियो में भी हमने इस तरीके की एक रॉड देखी थी। अब इस रॉड पे यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है इस बार वो F1 है, यानी कि मैं दोनों फोर्स डिफरेंट डिफरेंट लूंगा, F1 एंड F2। ध्यान से देखो, हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम देखने वाले। लास्ट वीडियो में जो इक्विलिब्रियम थी वहां पे हमने दोनों फोर्स इक्वल कर कंसिडर करी थी। अभी दोनों फोर्स अगर इस रॉड पे अप्लाई हो रही है तो अभी इस रॉड की रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, क्योंकि दोनों डाउनवर्ड में, दोनों डिफरेंट है, उससे कोई लेना देना। पहले तो दोनों डाउनवर्ड में, तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से दोनों फोर्स की टोटल फोर्स एक ही डायरेक्शन में, तो रॉड को नीचे की ओर ले जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है पता है, इस रॉड को बैलेंस करना है इन दोनों फोर्स के डाउनवर्ड में लगने के बावजूद भी। तो मैं अब क्या करूंगा पता है, उससे बैलेंस करने के लिए बीच में कहीं पे एक ब्लॉक रखूंगा। देखो, यहाँ पे मैं इस ट्राइंगल शेप का ब्लॉक रखता हूँ यहाँ पे। अगर सोचो, मैंने इस ट्राइंगल शेप का एक ब्लॉक यहाँ पे रख दिया, तो फिर अब एक फोर्स इस तरफ लग रही है, दूसरी फोर्स इस तरफ लग रही है। अब उस वजह से ये जो ब्लॉक मैंने रख दिया, अब इस ब्लॉक के ऊपर, इस ब्लॉक की टिप के ऊपर जो इस रॉड की फोर्स होगी, वो टिप रॉड को अपवर्ड में रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी, आर जितनी। चलो मान के चलो आर जितनी फोर्स अपवर्ड में लग रही है। वो जो आर है वो इन दोनों फोर्स F1 एंड F2 को बैलेंस करके रखा है, यानी कि अभी ट्रांसलेशन मोशन जीरो, कोई भी ट्रांसलेशन मोशन नहीं है। जितनी फोर्स डाउनवर्ड में लग रही है उतनी ही रिएक्शन फोर्स आर अपवर्ड में लग रही है। बट अभी भी रोटेशनल फोर्स तो अप्लाई हो रही है। कैसे? ये F1 फोर्स डाउनवर्ड में फोर्स की वजह से इस टाइप पे रोटेट करेगा, ये F2 फोर्स इसी डाउनवर्ड की वजह से इस टाइप के रोटेशन दिखाएगा। अब चलो इस रोटेशन को हम डिफरेंट डिफरेंट कलर से दिखाते हैं। तो देखते रहना, मुझे पूरा डिटेल में दिखाना है यहाँ पे कैसे रोटेशन हो रही। यहाँ पे इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही, यहाँ पे इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही। नाउ अब अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल दोनों मोशन को ज़ीरो करना है मुझे, यानी कि बॉडी को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रखना है, तो मुझे इक्वेशन किस टाइप से लिखनी होगी? पहले तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, एंड दूसरा टोटल टॉर्क इज इक्वल टू बी जीरो। ध्यान से देखना, मैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इस पूरी सिस्टम को, ये जो पूरी सिस्टम है, इस पूरी सिस्टम को मैं इक्विलिब्रियम मान के चलता हूँ। अभी ये जो पूरी सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में, तो अगर वो इक्विलिब्रियम में है, अगर वो इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे मेरी टोटल फोर्स जीरो होगी। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू जीरो करना है। बट अभी क्या है, देखो मेरे पास डाउनवर्ड में भी फोर्स है एंड अपवर्ड में भी एक फोर्स है, F1 एंड F2 डाउनवर्ड में, जबकि आर जो है वो अपवर्ड में। तो उस टाइम पे मुझे किसी एक डायरेक्शन की फोर्स को पॉजिटिव कहना होगा, तो दूसरी नेगेटिव हो जाएगी। चलो मान के चलो अपवर्ड वाली फोर्स पॉजिटिव है। तो ध्यान से देखना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में मैं इक्वेशन लिखने वाला हूँ फोर्स के लिए, टोटल फोर्स जीरो। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूंगा, आर माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू जीरो। यानी कि ये जो इक्वेशन है
वो ये बताती है कि अभी जो हमारी सिस्टम है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, फोर्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें टॉर्क की ज़रूरत है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम देखने के लिए। पता है ना, टॉर्क टॉर्क की बात होती है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पे दो टॉर्क्स जनरेट हो रहे हैं, मैंने पहले ये ब्लू लाइन से दिखाया था, देखो ये वाला। यहाँ पे एक इस डायरेक्शन में टॉर्क है, यहाँ पे भी एक टॉर्क है, मेरे पास दो जगहों पे टॉर्क है। इस पॉइंट पे भी फोर्स तो लग रहा है, अगर मेरे पास फोर्स 3 है तो टॉर्क भी 3 होने चाहिए। बट टॉर्क की फॉर्मूला क्या है, आपको रिमेंबर है टॉर्क की फॉर्मूला? हमारे पास टॉर्क की फॉर्मूला इस टाइप की थी, टॉर्क टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ओ सॉरी, आर क्रॉस एफ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास आर और एफ दोनों होना चाहिए, और उन दोनों के बीच में कुछ एंगल भी होना चाहिए। अगर एंगल जीरो हो गया तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, या फिर 180 हो गया तब भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो F1 फोर्स डाउनवर्ड में रहे, और यहाँ तक के डिस्टेंस को चलो मान के चलो, चलो मैं डिस्टेंस को भी नेम दे ही देता हूँ, कलर ब्लैक, फिगर के अंदर नाम दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं D1 से डिनोट करता हूँ, और उसी तरीके से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं D2 से डिनोट करता हूँ। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको? चलो, तो ये हो गई हमारा डिस्टेंस भी। तो हमें डिस्टेंस एंड फोर्स दोनों मालूम है, डिस्टेंस एंड फोर्स दोनों मालूम है, तो उससे हम टॉर्क काउंट कर सकते हैं। मैं आर की बात कर रहा था, आर के लिए टॉर्क जीरो क्यों होगा? तो आर की फोर्स की डायरेक्शन देखो अपवर्ड में। अब आर की फोर्स की डायरेक्शन जो भी है, हमारा रोटेशन भी वहां पे ही हो रहा है, हमारा रोटेशन भी वहां पे ही हो रहा है। तो उस कैपिटल आर फोर्स एफ की जगह पे हमारे पास कैपिटल आर, आर जितना फोर्स है, बट वहां पे हमारे पास कोई भी डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि रोटेटिंग पॉइंट तो यही है मेरा लेवर वाला पॉइंट। देखो इस वाली सिस्टम को लेवर कहते हैं, और इस पॉइंट को फलक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं पॉइंट को? जहां से भी फलक्रम, सॉरी, जहां से भी ये जो रॉड है वो पिवट हो रहा है, पिवट हो रहा है, यानी कि टू एंड फ्रो मोमेंट हो रही है, टू एंड फ्रो मोमेंट, इस वाले पॉइंट को, ये जो हमारा पॉइंट है ना, इस पॉइंट को फलक्रम पॉइंट कहते हैं। जहां से रॉड पिवट हो रहा है उस पॉइंट को फलक्रम, नेम याद रखना। इस टाइप की सिस्टम को लीवर कहते हैं, लीवर कहते हैं। जैसे हैंडल होता है, एक पॉइंट वहां से ऊपर ऊपर उठता है तो यहाँ से डाउनवर्ड में जा रहा है, इस टाइप की सिस्टम को लीवर सिस्टम कहते हैं। नाउ ये फलक्रम जो है, फलक्रम पे से हमारा रोटेशन हो रहा है, मिड पॉइंट नहीं है, याद रखना, ये रॉड का मिड पॉइंट नहीं है। देखो मिड पॉइंट होता तो मैंने डी डी लिखा होता, दोनों डिस्टेंस भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो जिस पॉइंट पे से रॉड रोटेट हो रहा है उस पॉइंट को फलक्रम कहते हैं, और उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। अब एफ तो है हमारे पास रिएक्शन फोर्स, बट जहां से रोटेट हो रहा है उसके लिए आर तो जीरो हो जाएगा, एंड इफ आर बिकम जीरो फॉर दैट, तो फिर उस वाले पॉइंट पे कोई भी टॉर्क नहीं होगा। इसी वजह से हम इसे रोटेशन ऑफ एक्सिस कहते हैं। एक्सिस रोटेट नहीं हो रही, एक्सिस के आजू बाजू के सारे पार्टिकल्स रोटेट होते रहते, हमने ये देखा है। तो फिर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ टू ही फोर्स है जो रोटेट कर रहे, यानी कि दो ही टॉर्क हो गए, एक F1 वाला टॉर्क एंड एक F2 वाला टॉर्क। नाउ उन दोनों टॉर्क को अगर मुझे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, अगर मेरी बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, तो उन दोनों टॉर्क की फॉर्मूला लिखनी है तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान चिंता मत करो। एफ आई नहीं है, F1 इंटू D1 माइनस F2 इंटू D2 इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखते रहना, F1 इंटू D1 माइनस F2 D2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मैंने क्या कंसिडर किया पता है? बहुत गंदी हो गई ये फिगर यार, चलो मैं पूरा इरेज करके एक बार फिर से अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। तो नीचे ही करते, चलो इसे रहने देते, एक फिगर नीचे ड्रॉ कर लेते। देखते रहना, जस्ट 1 मिनट लगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। चलो ये हो गई हमारी फिगर, तुरंत तुरंत, ये मेरा F1 और यहाँ पे है F2, इस तरीके से यहाँ पे भी रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे भी रोटेशन हो रहा है। ये मेरा फलक्रम पिवोटिंग पॉइंट यहाँ पे अपवर्ड में है, आर जितना रिजल्टेंट, यहाँ तक के डिस्टेंस को D1, यहाँ तक के डिस्टेंस को D2। अब देखना, तो जो F1 है उसे मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ, देखो ध्यान से, बीच बीच का माइनस चला गया यहाँ से, ध्यान से देखो इस वाले इक्वेशन में। तो ये जो F1 वाला टॉर्क है वो पॉजिटिव है, एंड F2 वाला जो टॉर्क है वो नेगेटिव है। वो इस तरीके से है क्योंकि यहाँ पे दोनों फोर्स की वजह से जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क है। तो फिर ध्यान से सुना मेरा वर्ड, अगर टॉर्क भी एक दूसरे के अपोजिट में, तो किसी एक टॉर्क को पॉजिटिव यानी एक टॉर्क को नेगेटिव दे। देखो ये थियरी बहुत ही ईजी वन है, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इसलिए बहुत लंबी खींच रही है। जब मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा ना, अच्छे से समझ में आ जाएगी।
ध्यान से सुनना, जिस तरीके से फोर्स डाउनवर्ड एंड अपवर्ड में थे, तो हमने अपवर्ड वाले फोर्स को पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड वाले फोर्स को नेगेटिव कहा था, कुछ भी कह सकते हो, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये टॉर्क जो है वो दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट में, तो किसी एक साइड के टॉर्क को पॉजिटिव यानी किसी एक साइड के टॉर्क को नेगेटिव कहना होगा। तो अभी के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव कहेंगे। वाई? बिकॉज बहुत सारी बुक में ऐसा ही दिया होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। आप कुछ भी ले सकते हो, वैसे क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, कुछ भी चलेगा, बट मोस्ट ऑफ द रेफरेंस बुक में भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ही पॉजिटिव। पुराने वाले साइंटिस्ट ने शायद उसी तरीके से रेफर किया था कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसिडर करके करो। तो हम हर एक जगह पे हमारे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे देखो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा है? F1 वाला टॉर्क। तो F1 वाला टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से ये पॉजिटिव टॉर्क है। तो टॉर्क टॉ इज इक्वल टू आर एफ। अब आर एफ साइन थीटा मैंने नहीं दिखाया है, साइन 90 ही हो रहा है। देखो डी एन एफ के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे भी डी एन एफ के बीच का डिस्टेंस 90 है। तो दोनों जगह पे साइन 90 की वैल्यू 1, तो हमें देखना है F1 D1 F2 D2। बट साइन नोटेशन के लिए एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे चलो मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, आपको रिमेंबर रह जाए क्या करना है। साइन नोटेशन के लिए यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये बॉक्स याद रखना है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव कहना है एंड क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव करना है। समझ में आ गया ना? अब कहाँ गया? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज जो टॉर्क है उसे नेगेटिव कंसिडर करना है। तो उस वजह से हमारी इक्वेशन जो है वो एक बार मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, F1D1 पॉजिटिव माइनस F2D2 नेगेटिव इज इक्वल टू 0। अब हमारी जो बॉडी है वो ट्रांसलेशन एंड मैकेनिकल ट्रांसलेशन रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम में, यानी कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। अब देखना, इस इक्वेशन को मैं फिर से लिखूं, इस इक्वेशन को तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, अगर मैं माइनस वाली कंपोनेंट को उस तरफ ले जाऊं तो F1D1 इज इक्वल टू F2D2। F1D1 इज इक्वल टू F2D2, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। अब ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम किसे कहते हैं? F1/F2 के रेशियो को, F1/F2 के रेशियो को मैकेनिकल एडवांटेज, यहाँ पे स्पेस बहुत कम है मेरे पास, मेरे फिंगर से जो हैंड राइटिंग हो रही है ना वो बहुत बड़े बड़े स्केल में हो रही है, थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं। चलो देखते रहना फिर से। F1/F2 इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज, इसे ही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कहते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, F1/F2 के रेशियो को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं और उससे ही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो F1 क्या है, F2 क्या है, D1 क्या है, D2 क्या है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। तो ध्यान से देखो इस फिगर में, तो इस साइड पे जो ये छोटा सा आर्म है, यहाँ पे मोस्टली लोड रखा होता है, लोड। तो इस वाली साइड के फोर्स को लोड और यहाँ तक के डिस्टेंस को लोड आर्म, उसी तरीके से यहाँ पे हम एफर्ट प्रोवाइड करते। तो इस साइड के फोर्स को एफर्ट और यहाँ तक के डिस्टेंस को एफर्ट आर्म से डिनोट करते। तो ध्यान से सुनो, एक तरफ लोड होता है और लोड से वो फलक्रम पॉइंट तक के डिस्टेंस को लोड आर्म, उसी तरीके से दूसरी तरफ हम एफर्ट प्रोवाइड करते। तो उस फोर्स को एफर्ट और एफर्ट से फलक्रम पॉइंट तक के डिस्टेंस को एफर्ट आर्म कहते। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, F1/F2 यानी कि लोड बाय एफर्ट। लोड बाय एफर्ट के रेशियो को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं और उसे ही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। यानी कि F1/F2 लिखूं, अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो मुझे पता है यहाँ पे थोड़ा मैसअप हो रहा है, बट आप अच्छे से समझते रहना तो कुछ भी हार्ड नहीं है। F1/F2, F1D1 इज इक्वल टू F2D2, उसमें से अगर मैं उसी के अंदर से अगर मैं F1/F2 क्रिएट करूं, F1/F2, तो राइट साइड पे क्या होगा, देखो D2/D1 हो जाएगा, D2/D1। अब अच्छे से समझ में आएगा, F1/F2 इज इक्वल टू D2/D1 हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे देखो, तो F1 मेरा लोड आर्म है, F2 मेरा एफर्ट आर्म है। तो अगर मेरा लोड ज़्यादा है एफर्ट से, यानी कि मैं कम एफर्ट से ज़्यादा लोड कैरी कर रहा हूँ। देखो ये एक तरफ लोड रखा हुआ है, एक तरफ एफर्ट है, मैं इस तरफ कम एफर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर भी मैं लोड को कैरी कर पा रहा हूँ। अगर मेरा F2 कम है
इसे ही मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं ना, MA, मैकेनिकल एडवांटेज। तो यानी कि जब F2 लेस देन होगा F1 से, तब 1 से ज़्यादा नंबर आएगा ना, MA की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, एंड अगर MA की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो हमें एडवांटेज हो रहा है। उसी तरीके से इस तरफ देखो, उसी तरीके से इस तरफ देखो, D1 लेस होना चाहिए D2 से, तो D1 क्या है, एफर्ट आर्म की लेंथ, एंड D2 क्या है, F2 आर्म की लेंथ। तो जब मेरे पास एक साइड पे एफर्ट साइड पे लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए एफर्ट करने के लिए, D2 ज़्यादा होना चाहिए D1 से, D1 कम होना चाहिए D2 से, किसी भी तरीके से बोलो। एक चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मेरी एफर्ट आर्म की लेंथ ज़्यादा होगी मेरे लोड आर्म से, तब क्या होगा पता है, मैं कम एफर्ट प्रोवाइड करूंगा फिर भी ज़्यादा लोड कैरी कर पाऊंगा। जैसे आपने वो वेज वाला एक एग्जांपल देखा होगा, यहाँ पे सोचो कि मान के चलो एक बहुत बड़ा स्टोन रखा हुआ है, अब मैं यहाँ पे ये एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, अच्छे से देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास एक रॉड है, यहाँ पे एक मेरे पास रॉड है। अब मुझे इस बहुत बहुत हैवियर है ये जो स्टोन है ना, बहुत ज़्यादा हैवियर है, आप हैंड से तो पुश कर ही नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा हैवियर है। अब अगर मुझे इसे आगे पुश करना है तो मैं क्या करूँगा पता है, इस रॉड को इस तरीके से नीचे फंसाऊंगा, फिर यहाँ पे एक लेवर रख दूंगा, सॉरी एक फलक्रम रख दूंगा, इस तरीके से एक फलक्रम रख दूंगा। अब यहाँ पे मैं फोर्स प्रोवाइड करूँगा, तो ये जो फोर्स है वो मेरा एफर्ट आर्म है, और ये जो फोर्स है यहाँ पे जो मैं मुझे डाउनवर्ड में फोर्स लग रही है इस स्टोन की, ये मेरा लोड आर्म है। अब तो प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का जो मेरे पास डिस्टेंस है इसे कहते हैं एफर्ट आर्म, और यहाँ तक के डिस्टेंस को कहते हैं लोड आर्म। तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा एफर्ट आर्म जितना लंबा होगा, यानी कि D2 जितना ज़्यादा होगा उतना मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होगा। देखो उसी तरीके से D1 जितना कम होगा उतना भी ये अगर डिनोमिनेटर कम होता जाएगा तब भी मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ेगा। उसी तरीके से देखो F1 बहुत ज़्यादा है, F1 लोड जितना भी, ये स्टोन का वेट जितना भी है, उस वजह से जितना भी फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है मैं यहाँ पे उतना तो फोर्स क्रिएट कर ही नहीं पाऊंगा अपने खुद से एफर्ट से, तो एफर्ट में कम लगाऊंगा फिर भी ये स्टोन हिल जाएगा, आगे जाएगा। तो जब जब मेरा F2 कम हो जाए, यानी कि F1/F2 का रेशियो 1 से ज़्यादा हो जाए, तब हम मैकेनिकल एडवांटेज ले रहे हैं ऐसा कह सकते हैं, यानी कि D2 इज ग्रेटर देन होना चाहिए D1 उस टाइप पे। इसी को प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कहते हैं, यानी कि किसी के अंदर मोमेंटम, अब अच्छे से समझना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक डेफिनेशन या फिर थोड़ी सी डिस्कशन, ध्यान से सुनना। अगर मुझे किसी के अंदर टॉर्क जनरेट करना है अपने खुद के एफर्ट से, तो उस टाइम पे मुझे ये देखना होगा कि मैं कम एफर्ट में ज़्यादा टॉर्क कैसे जनरेट कर सकता हूँ, मैकेनिकल एडवांटेज कैसे ले सकता हूँ किसी भी सिस्टम का। तो उसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम यानी कि मोमेंटम के प्रिंसिपल को यूज करके किसी के अंदर, जब किसी सिस्टम के अंदर जब टॉर्क जनरेट करना हो तो कम एफर्ट में हम ज़्यादा टॉर्क जनरेट कर पाए, या फिर कम एफर्ट में इजीली टॉर्क जनरेट कर पाए, उस वाली थियरम को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। मुझे यही मेनली समझाना था। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम का जो इक्वेशन है वो है F1D1 इज इक्वल टू F2D2, याद रखना ये वाला इक्वेशन, गलती से भी भूल मत जाना ये इक्वेशन, F1D1 इज इक्वल टू F2D2। या फिर लोड देखो, F1 क्या है लोड, D1 क्या है लोड आर्म, F2 क्या है एफर्ट, D2 क्या है एफर्ट आर्म। तो यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। क्लियर हो गया आपको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम क्लियर करना। चलो अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पहले क्लियर कर लो F1D1 इज इक्वल टू F2D2। अगर इससे भी बहुत ज़्यादा लोड रखे होंगे किसी भी सिस्टम के ऊपर, तब भी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम एक ही होगा, जहाँ से बॉडी पिवोट कर रही है उसके लेफ्ट साइड के टॉर्क इज इक्वल टू राइट साइड के टॉर्क। बेसिक बता रहा हूँ, जब कैलकुलेशन करेंगे तब हमें बहुत ज़्यादा काम लगेगा। जिस पॉइंट से पिवोटिंग हो रहा है फलक्रम पॉइंट, उस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे टॉर्क इज इक्वल टू राइट साइड के टॉर्क करो तो आप आंसर इजीली कर पाओगे, या फिर पूरे टॉर्क एक साइड कंसीडर करो तो उस टाइम पे आपको ये याद रखना है, ये याद रखना साइन नोटेशन। अगर मैं पूरे टॉर्क एक साथ कंसीडर कर रहा हूँ तो जो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज हो रहे उससे पॉजिटिव करो, जो टॉर्क क्लॉकवाइज हो रहे उसे नेगेटिव करो। वैसे सीवी सर ने बहुत सारे एग्जांपल करवाए होंगे इस चैप्टर का, क्योंकि उनका वो चैप्टर खत्म हो गया। तो आपको पता ही होगा कि कैलकुलेशन करते वक्त टॉर्क की डायरेक्शन चेंज देखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर टॉर्क की डायरेक्शन नहीं मालूम पड़ती है तो हमारा पूरा एग्जाम्पल गलत हो जाता है। चलो अब थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं
नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मेरी बात भी सुनते रहना, अच्छे से समझते भी रहना। देखो ये सारे टॉपिक थियोरेटिकल टॉपिक है, इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो पहले बाउंड्री क्रिएट करते हैं यहाँ से। मैं आज जो ये मैंने लास्ट वीडियो इस तरीके से बनाई थी तो एक गलती कर दी थी कि मैंने ये जो किया था ना वो इरेज कर दिया था। आज मैं कुछ भी इरेज नहीं करूँगा। ये जो हम क्रिएट करें, अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हो, ये मैं पूरी की पूरी वर्ड फाइल, मैं वर्ड फाइल में ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, तो ये पूरी की पूरी वर्ड फाइल भी मैं शेयर करने वाला हूँ। जो भी अभी तक जिसने भी अभी तक वीडियो देखा होगा उसे पता चल गया होगा कि मैं वर्ड फाइल भी शेयर कर दूंगा जो भी मैं लिख रहा हूँ उसकी। तो जो भी वीडियो देख रहा है या फिर जिसने भी वीडियो देखा वो ये सारी चीज़ों से नोट्स क्रिएट कर सकता है अच्छे से। ओके, तो अगर आप अभी नोट्स नहीं भी बना रहे हो तो कोई नहीं, अगर बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका हेडिंग है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलो, तो ये वर्ड किसी वर्ड के सिमिलर जैसा वर्ड दिखता है हमारे इसी चैप्टर का, सेंटर ऑफ मास जैसा। क्या आपको सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक जैसे नहीं लग रहे? एक्चुअली में है भी, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, बट वो क्या डिफरेंस है जिसको वो समझ में आ जाए ना, उसी के लिए ये टॉपिक है। अगर किसी को, ध्यान से सुना, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है डिफरेंट, तो उसे ये टॉपिक अच्छे से देखना ही नहीं है। आपको इन दोनों के डिफरेंस को ही अच्छे से समझना। अगर वो नहीं समझ में आया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी छोड़ दो, मैं अभी से बता रहा हूँ। तो चलो आज हम बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो मैं बेसिकली फिर से वही फिगर ड्रॉ करूंगा जो हमने सेंटर ऑफ मास में ड्रॉ करी थी। चलो, एक अनइवन टाइप का एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अगर मेरे पास अनइवन, अनयूनिफॉर्म, इरेग्युलर ऑब्जेक्ट है, तो उस इरेग्युलर ऑब्जेक्ट का एफर्ट एंड एरर मेथड, इसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करूंगा, फिर यहाँ पे इस तरीके से करते करते मुझे कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट की टिप को, जिस पॉइंट पे अगर मैं अपनी टिप रखूं या फिर किसी चीज़ से एकदम स्पार्क करने वाली टिप रख दूं, तो वो टिप से ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बैलेंस रह जाएगा। इसी को हम सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं, और यहाँ पे इसी को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहने वाले। तो ग्रेविटी में हमें क्या कंसीडर करना है? देखो मैंने क्या बताया था, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। तो ग्रेविटी के अंदर हमें ये देखना है कि हमारा मास नहीं, बट टॉर्क एंड ट्रांसलेशन मोशन, यानी कि रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन दोनों इक्विलिब्रियम होना चाहिए। जब ये दोनों इक्विलिब्रियम हो जाए तब उस वाले पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। जब सिर्फ, मैं पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पहले ऊपर ऊपर बता रहा हूं, फिर से सुनो। जब हमारे मास ही बोला जाता है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल दोनों मोशन इक्विलिब्रियम में, तो उस वाले पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। और जब मास डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा मास किसी एक जगह पे को सेंटर हुआ हो ऐसा लगे, यानी कि मास डिस्ट्रीब्यूशन का कोई एक पॉइंट, तो उसे हम सेंटर ऑफ मास कहेंगे। बट हमारे यूनिवर्स में स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह पे मिलती है। तो उन दोनों का डिफरेंस क्या है, आज के इस वाले टॉपिक के अंदर इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, उसे ही समझने पे आपको और भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो पूरा अटेंशन यहाँ पे रखना है। चलो, तो अगर मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल दोनों मोशन को कंस्ट्रेन करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? टोटल फोर्स इज इक्वल टू जीरो एंड टोटल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। तो चलो वही देखते हैं। पहले कलर चेंज कर लेते हैं। तो अगर मुझे टोटल फोर्स इज इक्वल टू जीरो करना है, तो यहाँ पे जितना भी मास है उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड में, उसी तरीके से यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड में, और ये मेरा रिएक्शन फोर्स आर जो अपवर्ड में, यहाँ पे एम जी या फिर एम वन जी, और इस टाइप के इस तरफ के मास को एम टू जी। ये एम वन मास है और ये एम टू मास है। क्लियर हो रहा है? तो जब आर इज इक्वल टू एम वन जी प्लस एम टू जी, या फिर इस तरीके से लिखो जो हमने आगे लिखा था, आर माइनस एम वन जी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू जीरो, या फिर आर वन इज इक्वल टू एम वन जी प्लस एम टू जी। यानी कि जितने डाउनवर्ड में फोर्स लग रहे उतने ही अपवर्ड में फोर्स लग रहे। तो यहाँ पे ये हमारी बॉडी जो है वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में, तो ये पॉइंट अभी जो है क्या वो ग्रेविटेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है? नहीं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए हमें मोस्टली टॉर्क भी, ग्रेविटेशनल टॉर्क भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। कौन सा वर्ड? सिर्फ टॉर्क नहीं, ग्रेविटेशनल टॉर्क। ध्यान से सुनना,
हम अभी कोई फोर्स अप्लाई नहीं करने वाले, हम देखने वाले सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल टॉर्क। कौन सा टॉर्क? ग्रेविटेशनल टॉर्क इक्विलिब्रियम में जब होगा तब उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लिखने से ही और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या क्या इक्विलिब्रियम में होना चाहिए? ग्रेविटेशनल टॉर्क। ये ग्रेविटेशनल टॉर्क किसे कहते हैं? आप अभी ग्रेविटी चैप्टर पढ़ रहे हो तो कंफ्यूजन मत होना। ग्रेविटेशनल टॉर्क दूसरा कुछ नहीं है, जब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है तब जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उस टॉर्क को ग्रेविटेशनल टॉर्क कहते हैं। हम कोई एक्सटर्नल फोर्स एफर्ट लगाए बिना जो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तब के टॉर्क को ग्रेविटेशनल टॉर्क कहते हैं। यानी कि इस वाली फिगर में ये m1g एंड m2g दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स है, उनकी वजह से जो भी टॉर्क जनरेट होगा उससे हम ग्रेविटेशनल टॉर्क कहेंगे। तो अगर इस वाली सिस्टम के लिए अभी m1g प्लस m2g इज इक्वल टू 0 है, ध्यान से सुनना, m1g प्लस, अभी ये तो पता है ना m1g डाउनवर्ड में लग रहा है तो ये इस टाइप का टॉर्क जनरेट करेगा, और उसी तरीके से यहाँ पे m2g इस टाइप का टॉर्क जनरेट करेगा। हमको पता ही है दोनों एक दूसरे के अपोजिट टॉर्क जनरेट करेंगे। तो जब टोटल टॉर्क 0 हो जाएगा तो क्या इक्वेशन होगी? m1g प्लस m2g इज इक्वल टू 0, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0, फिर दोनों बैलेंस होना चाहिए। तो ध्यान से देखना, अगर मैं कोई ऐसी सिस्टम पकड़ के चलूँ, इस सिस्टम की नहीं बात करने वाला हूँ, अगर मैं कोई ऐसी सिस्टम पकड़ के चलूँ जिसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उसमें से कोई एक i पार्टिकल, ith नंबर ऑफ पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर है r1 जितनी, ri जितनी, सॉरी पोजीशन वेक्टर है ri जितनी, और उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है mi इंटू जी जितनी। देखो जी यूनिफॉर्म होगा सबके लिए, जी सबके लिए यूनिफॉर्म होगा। तो ध्यान से सुनना, तब उस पॉइंट की टॉर्क को हम कहेंगे टॉ आई। तो टॉ आई कोई एक सिस्टम है जिसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल है, उसमें से कोई एक पार्टिकल के ऊपर, ith नंबर वाले पार्टिकल के ऊपर लगने वाली टॉर्क की बात कर रहा हूँ, आई नंबर वाले पार्टिकल के ऊपर लगने वाली टॉर्क। तो वो टॉर्क टॉ आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर आई क्रॉस एम आई इंटू जी। मैंने इस तरीके से क्यों लिखा? क्योंकि टोटल के लिए समेशन करना है, अब बहुत ईजी वन है। तो टोटल टॉर्क सिग्मा टॉ आई इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू, सॉरी यहाँ पे 1 लिखना है, आई इज इक्वल टू, कहाँ गया, पूरा अंडू हो गया, चलो कोई नहीं, कलर चेंज कर लेते हैं, अंडू हो गया था। टॉ अरे यार ये क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट। हाँ चलो, सिग्मा टॉ आई इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू n आर आई क्रॉस एम आई जी, एम आई जी, ये होगा हमारा टोटल टॉर्क। वो क्या होना चाहिए? इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब ये हो जाए, यानी कि जब ये मेरी पूरी बॉडी कोई भी एक एक्सिस के ऊपर रोटेट नहीं कर पाएगी, किसी भी एक्सिस के ऊपर रोटेट नहीं कर पाएगी, यानी कि ये बॉडी अगर इस बॉडी के सारे पार्टिकल के ऊपर, कितने भी बारीक से बारीक पार्टिकल पकड़ के चलो, उस सारे पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी टॉर्क जनरेट हो सकता था वो अगर 0 हो जाए, यानी कि मैं यहाँ पे इस तरीके से कंसिडर कर सकता हूँ टॉ जी। ये टॉ जी क्या है? टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगने वाला टॉर्क। अगर वो 0 हो जाए, देखो हमने क्या वर्ड लिखा था, ग्रेविटेशनल टॉर्क 0 होना चाहिए। जब ये 0 हो जाएगा टॉ जी, जब हमारा टॉ जी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि सारे पार्टिकल्स के ऊपर लगने वाला टॉर्क 0 हो जाएगा, तब जो पॉइंट हमें मिलेगा उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट क्यों सेम है एंड कब चेंज होगा, मास एंड ग्रेविटी कब चेंज होगा। तो ध्यान से देखना। चलो मान के चलो एक यूनिफॉर्म मेरे पास मास का रॉड है, यूनिफॉर्म मास का रॉड है, तो हमें पता है अगर मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना, इस तरीके से कुछ करूंगा तो उसका एकदम सेंटर मिल जाएगा, और वही सेंटर क्या होगा? मेरा सेंटर ऑफ मास होगा, मेरा सी एम। सेंटर ऑफ मास को हम सी एम से डिनोट करते, चलो मैं लिखते भी जाऊँ। ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा मेरा सी एम। अभी के लिए यही मेरा सी जी भी है। अब सी जी कैसे चेंज हो सकता है? ध्यान से सुना, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर ऑफ मास तो यही रहेगा। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है
तब भी हम सी जी चेंज कर सकते हैं इफ, ध्यान से सुना मेरा वर्ड, इफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चेंज, यानी कि अगर ग्रेविटी चेंज हो जाए, मान के चलो इस रॉड की इस वाली साइड पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रही है इस साइड के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुना, इस साइड पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वाली साइड राइट साइड पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रही है राइट साइड पे लेफ्ट साइड से, तब क्या होगा, अगर ग्रेविटेशनल सेंटर ढूंढना है हमें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढना है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए क्या चाहिए हमें, ग्रेविटेशनल टॉर्क को जीरो करना होगा। अगर मुझे ग्रेविटेशनल टॉर्क को जीरो करना है, बट इस कंडीशन के अंदर, ध्यान से मेरी अच्छे से समझ लेना, इस कंडीशन के अंदर राइट साइड पे, इस वाली साइड पे, राइट साइड पे मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग रहा है लेफ्ट साइड से, तो तब मुझे, अगर मैं ये सेंटर वाले पॉइंट पे ही मेरी पिन रखूंगा, तो राइट साइड पे टॉर्क ज्यादा होने की वजह से ये मेरी पूरी रॉड इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगी, क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगी, यानी कि अभी ये जो मुझे पॉइंट मिला है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो नहीं है, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम टू सेम है, इस वजह से वो सेंटर ऑफ मास तो है, बट अगर राइट साइड पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग रहा है, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट राइट साइड पे ज्यादा है लेफ्ट से, तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो क्या कहती है कि ऐसा कोई पॉइंट जहां पे ग्रेविटेशनल टॉर्क जीरो होना चाहिए, बट ये जो एग्जैक्टली होमोजीनियस पार्ट है, जो अभी हमारा जो एक शेप है, रेक्टेंगल शेप है, उस रेक्टेंगल शेप के सेंटर पे ही मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे तो रोटेट हो रहा है, तो तब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए हमारी पिन को थोड़ी राइट साइड पे रखेंगे, हमारी पिन को थोड़ी राइट साइड पे यहाँ पे रख देंगे, मान के चलो हमने यहाँ पे हमारी पिन रख दी, तब क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे पिन रख दी, राइट साइड पे ज़्यादा फोर्स था बट राइट साइड पे थोड़ी पिन रख दी, तब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg, इस साइड का ग्रेविटेशनल फोर्स जो mg है, अब लेफ्ट साइड पे हमारा एफर्ट आर्म ज़्यादा हो गया, एफर्ट आर्म ज़्यादा हो गया, और इस टाइप के इस साइड पे जो mg है, अगर उन दोनों की वजह से यहाँ पे जो भी टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है वो सेम हो जाए, यानी कि अगर मैं लेफ्ट साइड वाले को m1 और राइट साइड को m2 कहूँ, तो m1g इंटू यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं d1 कहूँ, सब मिक्स हो रहा है, नीचे लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे देखते रहना, मैं नीचे लिख रहा हूँ, मैं अभी के लिए मेरी फिगर चेहरे को इस तरफ ले रहा हूँ, देखते रहना, देखो, तो यहाँ पे m1g, यहाँ तक के, यहाँ पे लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं d1 कहूँ, इज इक्वल टू इस तरफ लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स m2g, और वहाँ तक के डिस्टेंस को d2 कहूँ, अगर दोनों इक्वल हो जाए, या फिर एक पॉजिटिव और एक, ये देखो मैंने नेगेटिव, ये देखो मैंने निकाल दिया, ये d1 को रहने देते, m1g इंटू d1 माइनस m2g इंटू d2 इज इक्वल टू जीरो हो जाए, जैसे हमने मैकेनिकल एडवांटेज में देखा, अगर इस टाइप का कुछ होता है, या फिर m1g इंटू डी इज इक्वल टू m2g इंटू d2, यानी कि मैं क्या बता रहा हूँ, दोनों टॉर्क इक्वल हो जाए या फिर उन दोनों की समेशन जीरो हो जाए, तो तब मैं इस पॉइंट को, मेरे इस वाले पॉइंट को मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकता हूँ, समझ में आ रहा है ना, तब मैं इस पॉइंट को मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकता हूँ। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे चेंज हो गई सेंटर ऑफ मास से, मेनली यही याद रखना है। देखो, वैसे इस ऑब्जेक्ट को अगर हमने अर्थ पे रखा हुआ है, तो अर्थ पे तो जी हर जगह पे सेम है, हमें पता है ना, अर्थ पे तो जी हर जगह पे सेम टू सेम है। कलर चेंज कर लेने दो, कब से मैं ब्लू से ही लिखे जा रहा हूँ। तो अर्थ पे तो हमारा जी जो है वो हर जगह पे सेम टू सेम है, बट अगर ऐसा कुछ होता है जहाँ पे जी होमोजीनियस नहीं है हर एक पार्ट के लिए, तो याद रखना, जब जी चेंज होगा तब उसकी वजह से हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट खुद की जगह से हिल जाएगा। चलो एक लाइव एग्जांपल देखते, चलो इसी के अंदर एक लाइव एग्जांपल देखते। जैसे मान के चलो कोई राइडर है जो बाइक राइड कर रहा है, ध्यान से देखना, कोई राइडर है, मैं बाइक ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। देखो, मुझे आपको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सारे थियोरेटिकल टॉपिक है। देखो, ये लग तो रही है बाइसिकल जैसी, बट है ये एक बाइक। ओके, बाइक के लिए यहाँ पे इंजन होगा, इंजन से पीछे की ओर पावर ट्रांसमिशन होगा, यहाँ पे फुट पैडल हो गया, ऐसा कुछ सब कुछ होगा। तो ये एक बाइक है। अब इसके ऊपर ह्यूमन को भी बिठा दे, इसके हैंड दोनों, और यहाँ पे उसका चेहरा है, और यहाँ पे उसके
पैर होंगे, मुझे नहीं पता, मैं ड्रॉ कर पाऊंगा नहीं, बट मान के चलो ये एक बाइक है, यानी कि ये पूरी सिस्टम है, ह्यूमन एंड बाइक की पूरी सिस्टम। अब यहाँ पे बाइक पे सर हर जगह पे मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा बट मास डिस्ट्रीब्यूशन है। मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो ह्यूमन जो है वो उस तरीके से बैठा है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली उसके मिड पॉइंट पे, अभी सेंटर ऑफ मास भी वहाँ पे ही होगा क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे। अभी बाइक बैलेंस है, अगर सेंटर ऑफ मास पीछे की ओर होता तो बाइक थोड़ी ऊपर है के चलती, समझ में आ रहा है। तो अभी ये बाइक जा रही है, अब क्या होगा, अगर मैं सडन ब्रेक अप्लाई करूँ, सडनली ब्रेक अप्लाई करूँ, तो उस वजह से हमें पता है ना पीछे के टायर थोड़ा उठ जाएगा, ये एक कोई स्टन परफॉर्म कर रहा है, तो क्या होता है वो स्पीड में जा रहा होता है, अचानक से ब्रेक लगाता है, सडनली ब्रेक अप्लाई करता है, तो उस वजह से क्या होता है पता है, उसका पीछे का जो टायर है वो ऊपर हो जाता है, व्हीली हो जाता है। तो देखो वैसे तो आगे वाले टायर को उठाते हैं उससे व्हीली कहते हैं, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ पीछे वाला टायर ऊपर जा रहा है, यहाँ तक आ गया। तो ये क्यों हुआ, बाइक में ब्रेक अप्लाई करने की वजह से ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, मेनली ये सवाल है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात आने वाली है, ध्यान से देखना। तो क्या होता है, जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो हमारा इनर्शिया जो है, इनर्शिया मोशन में है अभी, तो हमारा पूरा मास जो है, जब मास मोशन में होता है तो मास इनर्शिया कुछ ना कुछ होता है, इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस। तो मास अभी पूरा मोशन में, अगर सडनली मैं मास को रोकने की कोशिश करूंगा, सडनली मैं अपने मास को रोकने की कोशिश करूंगा, तो फिर मेरा मास को अगर मैंने ब्रेक लगा दिया, मास तो आगे जा नहीं पाएगा, बट मास के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो फोर्स तो धीरे 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 करके जीरो होगा। मैंने सिर्फ उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। तो मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जो रेड कलर से दिखाता हूँ, मुझे नहीं पता है कि आपको समझ में आएगा कि नहीं। अभी मान के चलो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अभी जो वो साइकिल जा रही थी तब उनका मास और फोर्स, सॉरी, मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही जगह पे था, बट जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हो ना, तो क्या होता है पता है, उसका मास की इनर्शिया की वजह से उसका मास पूरी तरीके से आगे चला जाता है, पता है ना, वो आगे आगे ऐसे झुक जाता है, तो उसका पूरा मास आगे चला जाता है इनर्शिया की वजह से। और अगर मास आगे चला गया, ध्यान से सुनना, मास आगे चला गया, तो अभी आगे वाले पोर्शन में मास की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई पीछे वाले पोर्शन से, आगे वाले पोर्शन में मास की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई पीछे वाले पोर्शन से, इस पोर्शन से। तो उससे क्या होगा पता है, अगर मास आगे चला गया, जी कांस्टेंट है, तो मास इंक्रीज होने की वजह से, ध्यान से सुनना, मास इंक्रीज होने की वजह से अब अब मेरी बाइक के अंदर राइट साइड पे जी सेम टू सेम है दोनों के लिए, बट मास इंक्रीज होने की वजह से राइट साइड पे ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो गए लेफ्ट साइड से। तो अब ये जो पॉइंट मेरा पहले वाला ग्रेविटेशनल सेंटर था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट पे दोनों साइड पे इस तरीके के मास नहीं है कि जिसकी वजह से वो बैलेंस होके टॉर्क ना प्रोड्यूस करे। बट जैसे ही ब्रेक अप्लाई करी तो क्या हो गया, राइट साइड पे मास ज़्यादा हो गया लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो गया लेफ्ट साइड से। अब जैसे ही राइट साइड पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा तो राइट साइड पे टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा लेफ्ट साइड से, इस वजह से लेफ्ट वाली साइड उठ जाएगी। अब उठ उठ के अगर मैं वर्टिकल हो गया, मान के चलो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस तरीके से वर्टिकल हो गया, ये जो है दिखाई दे रहा है, ये जो अगर मैं वर्टिकल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही मैं वर्टिकल हो जाता हूँ, अब वर्टिकली बैलेंस होके चल रहा हूँ, व्हीली होके चल रहा हूँ, तो वर्टिकली हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया पता है, अभी अब मेरा मास इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि मेरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए अब मैं वर्टिकल पोजीशन में बैलेंस रह के चलूंगा, अब टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अब फिर मैं फिर से थोड़ी सी ब्रेक अप्लाई करूंगा, तो उससे क्या होगा, धीरे 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 करके मैं फिर से नीचे आ जाऊंगा। क्लियर हो रहा है आपको, या फिर ब्रेक नहीं भी अप्लाई करूँ तो धीरे 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 थोड़ी देर तक गाड़ी आगे जाएगी, और जैसे ही उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, वो फिर से स्पीड कम हो रही है, यानी कि इनर्शिया में चेंजेस आ रहा है, फिर से धीरे धीरे करके ग्राउंड पे आ जाएगा और बैलेंस हो जाएगा। तो जब किसी मास डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्टिकल के अंदर जब सडनली कोई स्पीड में चेंज आता है, तब उसके अंदर, यहाँ पे रहने दो इसे, सडनली किसी स्पीड में चेंज आता है तो उसकी वजह से मास डिस्ट्रीब्यूशन हिल जाता है, और उस वजह से उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में चेंज हो सकता है। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और कुछ नहीं है, जब कोई पॉइंट से हम बैलेंस करते हैं और उसके टॉर्क को बैलेंस करके रखते हैं, वही पॉइंट मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो अब अगर मैं वन लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास को, उन दोनों के डिफरेंस के साथ, तो सेंटर ऑफ मास यानी कि ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पे इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूट है, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पे ग्रेविटेशनल टॉर्क ज़ीरो होता है, यानी कि उसके हर एक साइड पे ग्रेविटी
उसके हर एक साइड पे ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है ना वो जीरो होना चाहिए। अगर इसमें भी नहीं समझ में आया तो अब तो समझ में आ जाएगा, मुझे कुछ मिला है। ध्यान से सुनो, जब मास बैलेंस हो जाए उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहेंगे। एंड जब वेट बैलेंस हो जाए, वेट यानी कि हमारा, हमें पता है mg को ही वेट कहते हैं, जब वेट बैलेंस हो जाए तो उस पॉइंट को हम ग्रेविटेशनल सेंटर कहते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। हाँ, अर्थ के ऊपर हर जगह पे ग्रेविटी यूनिफॉर्म है। अर्थ के, माउंट एवरेस्ट पता है, अगर मैं माउंट एवरेस्ट की टोच पे भी चला जाऊं, उसके टिप पे भी चला जाऊं, तब भी उसके 0.4% ही ग्रेविटी में गिरावट आती है। अर्थ सरफेस से माउंट एवरेस्ट की टोच तक में 96.6% सेम ग्रेविटी होती है। 99.6% यानी कि 0.4% ग्रेविटी में चेंज हो रहा है। तो हमें पता है कि अर्थ की हर एक जगह पे ग्रेविटी एक जैसी है सरफेस के ऊपर, उस वजह से हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे मिलता है। बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि उसके ऊपर अप्लाई होने वाले ग्रेविटेशनल टॉर्क को जीरो करना है, तब जो पॉइंट मिलेगा वही मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। उसके लिए बेस्ट एग्जांपल, अगर ये बाइक वाला भी नहीं समझ में आया तो बेस्ट एग्जांपल ये था कि राइट साइड पे ग्रेविटी इंक्रीज हो गई तो हमारा ग्रेविटेशनल पॉइंट चेंज हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो गया, सेंटर ऑफ मास अभी भी वहाँ का वहाँ ही है। समझ में आ रहा है ना, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम था उस वजह से। चलो, तो यहाँ पे हमने 2 थियोरिटिकल टॉपिक कंप्लीट कर दिए। अभी मुझे आज का मेन टॉपिक कवर करना बाकी है। तो देखो, बोरिंग मत होना, क्योंकि ये थियोरिटिकल टॉपिक है बट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी के ऊपर से बहुत सारी कैलकुलेशन भी होगी। तो चलो, हम अब आज का मेन लास्ट टॉपिक, मैं इसे भी स्पीड में ही ख़त्म करूँगा। लास्ट एंड मेन टॉपिक जो है वो आज का, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान से देखना, क्या टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कट हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, आज हम अब अपना लास्ट टॉपिक देखने वाले हो। अब तो मुझे बताओ, क्या ये जो रोटेशनल वाला चैप्टर चल रहा है उसके अंदर हम कंटिन्यूसली वो सारी चीज़ें देख रहे हैं कि कैसे हमने ट्रांसलेशन मोशन में जो जो भी क्वांटिटी देखी थी, रोटेशनल में उसकी एनालॉजी क्या हो रही है। हम पूरे चैप्टर में यही सारी चीज़ें डिस्कस हो रही है ना। जैसे मान के चलो, हमने लीनियर वेलोसिटी देखी थी तो हमने एंगुलर वेलोसिटी देखी, फोर्स देखा था तो हमने मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क देख लिया, हमने मोमेंटम देखा था, लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ मोमेंटम यानी कि एंगुलर मोमेंटम देख लिया। तो मुझे ये बताओ, क्वेश्चन है कि मास की रोटेशनल में एनालॉजी क्या है। मास की, मास के बारे में तो आपको पता ही है। तो मास की जो रोटेशनल में एनालॉजी है ना, उससे ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहने वाले। क्लियर रखो, तो लिख लो यहाँ पे, मैं नहीं लिखने वाला हूँ बट आप लिख लो। जो भी वीडियो देख रहा है, नहीं लिखना ही पड़ेगा कि मुझे भेजना है ना आपको। चलो लिख देते हैं, रेड कलर मेन कलर है, ऐसे ही लिखता हूँ, एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। आरएम लिखा है तो याद रखना रोटेशनल मोशन की बात हो रही है, जब वीडियो देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा। तो एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन, उससे ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहने वाले। जैसे पता है ना आपको, जैसे आपको पता है ना कि एक मिनट, हाँ, जैसे आपको पता है ना कि वो जो लीनियर में, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं ये जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ उसे समझ लेना कि लीनियर में जैसे कोई बॉडी मोशन में है, तो जैसे ही हम उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उस मास की वजह से उसके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। मोशन में है मास, तो मास की वजह से उसके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, उस रेजिस्टेंस को हम इनर्शिया कहते हैं। तो मास की वजह से जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ ना, उसे इनर्शिया किया, इनर्शिया से डिनोट किया। तो उसी तरीके से अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में, ध्यान से सुनना मेरा बात, लीनियर मोशन में कोई बॉडी है तो मास की वजह से उसके अंदर जो भी रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसे हम इनर्शिया से डिनोट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जब बॉडी कोई एक्सिस के ऊपर रोटेशन करिए तो उस रोटेशनल मोशन के रेजिस्टेंस को, मास की वजह से जो रोटेशनल मोशन के रेजिस्टेंस हो रहा है, उसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। क्लियर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो याद रखो, आपको मास की एनालॉजी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है, तो आपको ये नहीं समझना है कि ये मास से इनर्शिया पे क्यों चला गया, क्योंकि बॉडी जब मोशन में होती है तब मास की वजह से जो भी फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स क्रिएट होता है उसे इनर्शिया ही कहते हैं हम लोग। उसी तरीके से
रोटेशनल मोशन में, अगर मैं लीनियर में इनर्शिया ही कहता हूँ मास की वजह से जो फोर्स मिला, तो रोटेशनल में हम जानते हैं अगर फोर्स है तो फोर्स के रोटेशनल में मोमेंट ऑफ फोर्स, अगर मेरे पास एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन है तो उसके एंगुलर सॉरी अगर मेरे पास मोमेंटम है तो मोमेंटम को रोटेशनल में लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। क्लियर हो रहा है? या फिर मोमेंट ऑफ मोमेंटम कहते हैं। तो ये जो मोमेंट ऑफ सब वर्ड है ना, मोमेंट ऑफ, वो रोटेशनल के लिए, मुझे सिर्फ यही एक्सप्लेन करना है कि मोमेंट ऑफ करके कुछ लिखा है तो वो रोटेशनल में, लीनियर में तो सिर्फ लीनियर ही लिखा होगा या फिर सिर्फ उसका नेम लिखा होगा। इनर्शिया तो लीनियर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो लीनियर, रोटेशनल के अंदर बात हो रही है। क्लियर हो रहा है आपको? तो चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ मास क्यों नहीं है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों है पता चल गया ना। मुझे मेनली यही वर्ड एक्सप्लेन करना था कि मास की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है रोटेशनल में उसे इनर्शिया कहते हैं, तो उसी तरीके से मास की वजह से जो रोटेशनल में रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई हो रहा है उसे हम इनर्शिया की जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। अब चलो उसकी पहले इक्वेशन डिराइव करते। तो इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे पता है? हमारे पास मास इंडिविजुअली कोई मास की इक्वेशन नहीं है, जैसे इंडिविजुअली हमारे पास फोर्स की इक्वेशन है, जैसे हमारे पास इंडिविजुअली मोमेंट की इक्वेशन है, इंडिविजुअली वेलोसिटी की इक्वेशन है, उसी तरीके से इंडिविजुअली हमारे पास कोई भी मास की इक्वेशन नहीं है, बट बहुत सारी इक्वेशन में मास होता है। तो चलो हम वैसी ही एक इक्वेशन काइनेमेटिक एनर्जी की इक्वेशन को लेते हैं कि काइनेमेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू 1/2 mv², के इज इक्वल टू 1/2 mv²। इसके अंदर मास है हमारे पास, देखो। अब अगर मैं इस इक्वेशन को राइट साइड पे जो मेरे पास इक्वेशन है, अगर मैं पूरी तरीके से रोटेशनल में कन्वर्ट कर दूं तो वेलोसिटी के अलावा जो भी बचेगा ना वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, क्योंकि लीनियर में देखो ध्यान से 1/2 mv², तो लीनियर में वेलोसिटी के अलावा क्या है? मास ही है। तो अगर मैं इसे एंगुलर में कन्वर्ट कर दूं तो फिर ओमेगा के अलावा जो भी कुछ बचेगा वो हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, ओ सॉरी, वो हो जाएगा इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखते जाओ, v इज इक्वल टू तो क्या होता है? आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो अगर मैं v की जगह पे आर ओमेगा लिख दूं रोटेशनल में, तो हमारे पास जो इक्वेशन क्रिएट होगी वो होगी mr² ओमेगा², mr² ओमेगा²। तो ओमेगा रोटेशनल में वेलोसिटी, तो उसके अलावा क्या रह गया? mr²। तो ये mr² क्या है? हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्लियर हो रहा है आपको? तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं आई से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं आई से, देन माई आई इज इक्वल टू mr²। आप इसे MI/RI² या फिर सिग्मा MI इज इक्वल टू 1 to n MI/RI², अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करें तो टोटल सिस्टम की बात करें। अब आपको पता चल गया, मैंने आई से लिखा हुआ तो टोटल सिस्टम की बात कर रहा हूँ किसी एक पार्टिकल के सिग्मा के साथ, बट आई की मेन इक्वेशन है mr²। क्लियर हो गया? तो आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई से डिनोट होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मास की रोटेशनल में एनालॉजी। क्लियर रखो। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फील करना है, यानी कि एक्सप्लेन करना है। ये तो हो गई उसकी इक्वेशन। अब देखते जाना मैं एक्सप्लेन कैसे करता हूँ। मान के चलो हमारे पास ऐसा कोई रोटेशनल ऑब्जेक्ट है, इरेगुलर ऑब्जेक्ट है। अब वो इस वाले सेंटर से उसके मिड पॉइंट के अंदर से पास हो रही है, यहाँ से एक सेंटर लाइन पास हो रही है, वहाँ से रोटेट कर रहा है, वहाँ से कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन में वो रोटेशन कर रहा है। तो अब उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट टाइप से होगा। देखो लीनियर में क्या था? लीनियर में क्या था? मास डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कोई भी लीनियर मोशन हो रहे तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई करोगे पूरे मास के ऊपर फोर्स लगेगा। बट यहाँ पे देखो, जब किसी एक्सिस के ऊपर से रोटेशन हो रहा है तब उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट है। अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा, चलो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आप देखते रहना। यहाँ पे मैं कोई अच्छे से देखते रहना, यहाँ पे मैं किसी और तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। देखो मेरे पास इस तरीके का, ये बहुत बड़ा हो गया ना, चलो इसे मान के चलो ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने बहुत पास रखा हुआ है कैमरा को, थोड़ा दूर करता हूँ थोड़ी देर के लिए, जस्ट देखते रहना। हाँ, तो मान के चलो कि ये मेरे पास एक रेगुलर शेप स्क्वायर है, मुझे नहीं पता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जब मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ उसे, जब मैं यहाँ पे पकड़ के उसे रोटेट करवा रहा हूँ, मेरे ऑडियो को सुनना ध्यान से, जब मैं यहाँ पे पकड़ के उसे रोटेट करवा रहा हूँ तब उसका, मेरी ये वाली लाइन जो है वो फिक्स लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो मेरी फिक्स लाइन है। तो इस लाइन से ऊपर का मास और इस लाइन से नीचे का मास दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ध्यान से देखो,
अगर मैं इस तरीके से पकड़ के रखा है तो इस लाइन से ऊपर का मास और इस लाइन से नीचे का मास दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो अगर मैं लीनियर मोशन करवा रहा होता तो मैं कहीं पे भी ब्रेक लगाऊं पूरी बॉडी में, हर जगह की मास की जगह पे मास की वजह से जो इनर्शिया क्रिएट होगा उसे ब्रेक लग जाती। बट जैसे मैंने इस तरीके से अगर मैं रोटेशन करवा रहा हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन हाफ 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 में हो जाता है। अगर मैं इस वाली पॉइंट से, इस वाली लाइन से अगर मैं रोटेशन करवा रहा हूँ, अगर मैं इस वाली लाइन से रोटेशन करवा रहा हूँ तो मास डिस्ट्रीब्यूशन किसी और तरीके से हो रहा है। अगर मैं इस वाली लाइन से रोटेशन करवा रहा हूँ तो मास डिस्ट्रीब्यूशन किसी और तरीके से हो रहा है, ऊपर ज़्यादा है नीचे बहुत कम है। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे पकड़ के उसे रोटेशन करवा रहा हूँ तो फिर इस वजह से ऊपर वाली मास की डिस्ट्रीब्यूशन और नीचे वाला मास का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसीलिए अब मैं थोड़ा इसे फिर से पास में ले आता हूँ, देखते रहना। तो अब आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि रोटेशन की एक्सिस की चेंज होने की वजह से हमारे मास की डिस्ट्रीब्यूशन में भी चेंज आता है। तो ध्यान से सुनना मेरा वर्ड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर हमें सिर्फ मास ही नहीं देखना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से हुआ है उसे भी देखना है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो रही है तो मेरे मास के डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन चेंज हो जाएगी, मास का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होगा। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मिलेगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स या सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इस वाले रोटेशन के अंदर जिस तरीके से मास की वजह से इनर्शिया फिक्स था उसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स नहीं है। वो रोटेशन, पोजीशन, हर एक चीज़ को देख के ही मेज़र किया जाएगा। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए, ध्यान से सुनना मेरा वर्ड, डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्सिस ऑफ रोटेशन की वजह से इनर्शिया आई की, यहाँ पे देखो आई की जो वैल्यू या फिर इक्वेशन है वो भी चेंज होती रहेगी। वाई? बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ड्यूरिंग द रोटेशन चेंज हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। क्लियर हो गया आपको अब तो ये पॉइंट? तो चलो अब हम देखते हैं उसके अंदर एक बहुत ही डिटेल का टॉपिक जो वन ऑफ द मोस्ट टाइम की टॉपिक है अगर आगे आगे जाके आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हो, उसे कहते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन या फिर रेडियस ऑफ गायरेशन, गायरेशन जाइरेशन बहुत सारे वर्ड है, मैं जाइरेशन प्रोनाउन करता हूँ। देखो हम अपनी तरीके से कुछ भी प्रोनाउन कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश वाले की, अंग्रेजों की इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अलग है और अमेरिका वालों की अलग है, बट वो अपनी प्रोनाउंसिएशन को वैल्यू देते, हम अपनी को प्रोनाउंसिएशन को वैल्यू देंगे। वैसे तो प्रोनाउंसिएशन भी गलत वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन होता है वो, अभी हमें वो सब ग्रामर में नहीं पढ़ना है। चलो, तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर है। ध्यान से देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब हमारा मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और वहां तक का डिस्टेंस आर कैसे देखो ये आर क्या है आपको पता चला, ये जो है देखो ये सेंटर से जहां से ये रोटेट हो रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट जहां से मेरा रोटेशन हो रहा है, अगर मैं इस टाइप के इस साइड के मास की बात करूं तो इस पॉइंट से इस साइड के मास का डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे भी हुआ होगा, सोचो कि यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मैं बताऊंगा। तो वहां तक के डिस्टेंस को हम आर से डिनोट करेंगे, एक्चुअली में उससे हम अभी रेडियस ऑफ जाइरेशन से समझने वाले। तो चलो पहले समझ लेते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। मैं क्या करूँगा, आपको पहले रेडियस ऑफ जाइरेशन की डेफिनेशन लिखूंगा यहाँ पे, वो पहले आप अच्छे से समझ लेना। उसकी डेफिनेशन बहुत लंबी है, ध्यान से देखते रहना, मैं लिखने वाला हूँ, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। चलो किसकी इक्वेशन लिखने वाले हम, रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन भी कह सकते हो। तो ध्यान से सुनना, डेफिनेशन बहुत लंबी है, मैं थोड़ी थोड़ी करके लिखूंगा, आप अच्छे से समझते रहना। ब्लैक से ही लिखते चलो। डिस्टेंस, रेडियस ऑफ जाइरेशन दूसरा कुछ नहीं है, डिस्टेंस ही है। डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ध्यान से देखना, एक्सिस ऑफ रोटेशन, distance from the axis of rotation of a mass point whose अरे ये खत्म हो गया, पेज खत्म हो गया, चलो 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 जस्ट अ सेकेंड। अब मुझे फिर से पेज लाना है तो कैसे लाना होगा,
नेक्स्ट पेज। देखो मैं भूल गया लगता है। अरे ये मिल गया। जस्ट अ सेकेंड ना, हम नेक्स्ट पेज ओपन कर लेते। चलो अब देखते हैं हम फिर से पेन फीचर में जाके। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, अच्छे समझना। डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ मास पॉइंट हुज मास कंसीडर। अरे ये क्या हो रहा है? हुज मास is equal to the mass of whole body and whose inertia, no sorry, moment of inertia, whose moment of इनर्शिया। देखो मैं कितने भी खराब अक्षर निकालूं, मैं एक्सप्लेन करूं जो आपको वो समझ में आ जाए ना, तो इसमें हर एक चीज़ दिखाई देगी आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू दी, whose moment of inertia is equal to the moment of inertia of मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, चिंता मत कर। होल बॉडी। चलो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से देखना। पहले इस फिगर को इरेज करके एक अच्छी फिगर ड्रॉ करते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। चलो पकड़ के चलो, यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से ही इस टाइप की मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैं उसे इस वाले सेंटर से रोटेट करवा रहा हूँ, इस वाले सेंटर से उसे इस तरीके से रोटेट करवा रहा हूँ। अब देखना रेडियस ऑफ जायरेशन, मैं ये जो आर है ना, आर उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, उसे रेडियस ऑफ जायरेशन से, तो उसकी डेफिनेशन से ही हम अच्छे से समझेंगे। तो देखो डेफिनेशन क्या थी रेडियस ऑफ जायरेशन की, डिस्टेंस। चलो तो पहले तो मेनली रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, डिस्टेंस। रेडियस ऑफ जायरेशन आर की जगह पे आने वाला तो डिस्टेंस ही होगा। डिस्टेंस कहाँ से, देखना डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, मेरे साथ देखते रहो, एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि ये जो मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहाँ से डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, कहाँ तक का डिस्टेंस वो अभी बात नहीं करने वाला, मैं बाद में बताऊँ। डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ मास पॉइंट, ये मेरा मेन वर्ड है, मास पॉइंट। ये मास पॉइंट क्या है उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये मास वाला थोड़ा हाफ डेफिनेशन कंप्लीट करते। डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ मास पॉइंट हुज मास, यहाँ पे फिर से लिखा हुज मास इज इक्वल टू द मास ऑफ होल बॉडी, whose mass is equal to the mass of whole body, whose mass a point mass। मैंने मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ध्यान से सुनो मैं बोल रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनो, मैंने मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई एक ऐसा पॉइंट निकाला, चलो मान के चलो ये पॉइंट मैंने निकाला, मैंने मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये पॉइंट निकाला जिस पॉइंट का मास, इस वाले पॉइंट का मास मुझे रोटेशन के दौरान, ड्यूरिंग दी रोटेशन, उस पॉइंट पे मुझे मेरी बॉडी का पूरा मास वहां पे हो ऐसा लगेगा, तो वो जो पॉइंट है वो मेरा होगा मास पॉइंट। क्लियर हो रहा है? तो अब ये कैसे होगा, आपने मैरीगो राउंड देखा, मैरीगो राउंड उसके अंदर क्या होता है पता है, आप अगर ध्यान से देखना, अगर आप सेंटर में बैठे हो, ध्यान से देखना, अगर आप सेंटर में बैठे हो और मैरीगो राउंड जैसे रोटेट होना स्टार्ट होता है, आप धीरे 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 आपको फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगी, धीरे 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 आप बाहर की ओर जा रहे होगे, धीरे 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 धीरे। अब ध्यान से देखना, अगर आप एकदम बाहर बॉर्डर पे बैठ जाओ और मैरीगो राउंड बहुत स्पीड से घूमेगा, ध्यान से सुनना मेरी वर्ड, अगर आप एकदम बॉर्डर पे बैठे हो और मैरीगो राउंड अगर बहुत स्पीड से घूम रहा है तो आप ऐसा लगेगा जैसे आप बाहर जाने वाले हो, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर आपको फोर्स अप्लाई करेगा। एकदम सेंटर पे बैठे हो तब भी बाहर की ओर फोर्स लगेगा, एकदम बाहर की ओर बैठे हो तब भी बाहर की ओर फोर्स लगेगा।
एकदम सेंटर पे तो बैठ ही नहीं सकते हो, सेंटर के बहुत पास में। अगर एकदम सेंटर पे बैठे हो तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो वहाँ पे आपको पकड़ के रखेगा। वैसे एकदम सेंटर वाले पॉइंट पे तो एक्सिस होती है, हमारे पास रॉड होता है। ओके, तो ध्यान से सुनना, हमें क्या पता चला कि यहाँ पे देखो, जैसे जैसे मैं सेंटर से दूर की ओर जा रहा हूँ मुझे फोर्स अप्लाई हो रही है, एकदम बाउंड्री पे भी बहुत ज़्यादा फोर्स हो रही है, यहाँ से भी मैं बाहर की ओर जा रहा हूँ। तो उन दो बाउंड्रीज के बीच में, एकदम सेंटर के पास वाली पॉइंट और एकदम बाउंड्री वाले पॉइंट, उसके बीच में बाउंड्री से थोड़ी पास में कोई ऐसी लाइन होगी जहाँ पे मिनिमम से मिनिमम फोर्स लगेगा। वो जो पॉइंट है वहाँ पे मेरा मास पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक एक्सपेरिमेंट करो। क्या करो, किसी ऑब्जेक्ट को, आपके घर पे डिश होगी, डिश के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखो और घुमाओ डिश को। क्या होता है, देखो डिश को ऐसा करके घुमाओ, देखो ऑब्जेक्ट बाहर की ओर जाएगा। यानी कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को डिश के ऊपर रखा है और मैं ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो फिर ऑब्जेक्ट क्यों अपनी जगह से पोजीशन चेंज कर रहा है? यानी कि अब जब, ध्यान से सुनना मेरा वर्ड, मेरी सारी चीजें अच्छे से समझने की कोशिश करो। डिश के अंदर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, यानी कि मैंने किसी मास को रखा है। अब मैं फोर्स डिश में थोड़ा भी प्रोवाइड, सॉरी, जो मैंने ऑब्जेक्ट रखा है उसके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा भी फोर्स नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर फिर भी वो पॉइंट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज कर रहा है, जब मैं डिस्क को रोटेशनल मोशन करवा रहा हूँ, मैं डिस्क को रोटेशनल मोशन करवा रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को कोई भी फोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, तो जब डिस्क का रोटेशनल मोशन होगा तब वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज करके बाउंड्री की ओर जाने की कोशिश करेगा। यानी कि जब किसी प्लेन डिस्क के अंदर रोटेशन हो रहे, तब उस डिस्क के मास की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगी। यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो सेंटर पे रखा था या सेंटर से बहुत पास में रखा था, वो धीरे 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 बाहर की ओर जा रहा है। तो वो क्या बता रहा है, वो क्या बता रहा है कि अभी आपने जो भी मास रखा है ना, जब रोटेशन कराओ, अगर रोटेशन नहीं हो रहा है तो वो वहां पे ही रहेगा। अगर मैं लीनियर मोशन करवा रहा हूँ तो तब भी वो वहां पे ही रहेगा। समझ में आ रहा है? बट जब रोटेशनल मोशन हो रहे, तब क्या हो रहा है, वो मास बाहर की ओर जा रहा है। तो जब रोटेशनल मोशन होगे, तब रोटेशन की वजह से मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता रहेगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता रहेगा। तो क्या होगा, जब ये पूरी की पूरी डिस्क, यहाँ पे देखो, ये पूरी की पूरी डिस्क जब रोटेट करिए सेंटर से, तब उसका मास सेंटर पे नहीं रहेगा, वो उसका मास बाहर की ओर डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, बाहर की ओर डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक होगा। तो वो वाला पॉइंट, यानी कि ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पे, या फिर ऐसी कोई एक्सिस, अभी हमें एक्सिस मिलेगी, देखो अभी हमें एक्सिस मिलेगी, हर साइड से एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो अभी हमें एक्सिस मिलेगी जहाँ तक मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये जो सेंटर से रोटेशन की वजह से मास बाहर की ओर जाके ये वाली लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इस वाली एक्सिस तक के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ जाइरेशन कहेंगे। यानी कि हमारी बॉडी की ओरिजिनल रेडियस आर डिफरेंट है और ये वाली रेडियस आर डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो हमने इनर्शिया में आर कंसीडर करा है, वो हमारी बॉडी की रेडियस नहीं है, वो हमारी रेडियस ऑफ जाइरेशन वाली रेडियस है। एंड रेडियस ऑफ जाइरेशन वाली रेडियस क्या है, जब बॉडी रोटेट करती है तब, ध्यान से सुनना मेरा वर्ड, जब बॉडी रोटेट करती है तब उसकी मास का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट टाइप से होता है, बाहर की ओर खींचते जाता है, और एकदम बाउंड्री पे भी नहीं, अगर बाउंड्री पे चला जाएगा तो क्या होगा, मास निकल जाएगा। सोचो आप किसी डिस्क को रोटेट करवा रहे हो और डिस्क फट जाती है, तो तब क्या हो रहा है कि उसका मास बहुत सारा बाउंड्री पे था और इतनी जोर से आप रोटेट करवा रहे थे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया और वो डिस्क फट गई। बट ऐसा तो होता नहीं है। तो हमें पता है कि वो मास बाउंड्री तक तो नहीं जा रहा है, अगर बाउंड्री पे जा रहा है तो उसकी स्पीड अपने आप ही इंक्रीज होती जाएगी। मैं फोर्स अप्लाई नहीं भी करूंगा तब भी उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी बाउंड्री तक जाएगा तो। अगर आप डिस्क के अंदर कोई बॉल को रखोगे तो वो बाउंड्री पे चला जाएगा, क्योंकि वो उसके पास खुद के भी उसकी पेरीफेरी के साथ कनेक्शन बहुत कम है। तो मैं ये कंसिडर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको मुझे नहीं पता ये प्रैक्टिकली ही समझ में आ सकता है, मैं कोई और वीडियो भी नहीं चला सकता यहाँ पे, वरना क्या होगा कि हमें लीगली वो स्ट्राइक आ जाएगी वीडियो में, किसी और का वीडियो चलाएंगे। तो मैं सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है ना, तो उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन बाहर की ओर जाता जाएगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कोई एक पॉइंट या फिर कोई एक लाइन के ऊपर जाके अटक जाएगा। तो वो वाला पॉइंट, उस पॉइंट पे हमें मास, पूरा मास अभी वहां पे हो ऐसा लगेगा। समझ में आ रहा है? मैरी गो राउंड में अगर आप एकदम बाउंड्री पे नहीं और एकदम सेंटर पे नहीं, पर बीच से थोड़ा दूर की ओर कहीं पे बैठोगे ना, तो आपको कम चक्कर लगेंगे, आपको बाहर की ओर फोर्स कम लगेगा, तो आपके अंदर कम प्रेशर जनरेट होगा, तो आपके दिमाग में कम प्रेशर जनरेट होगा, तो आपको वॉमिट जैसा कम होगा। समझ में आ रहा है? तो वो वाला पॉइंट जो
रोटेशन के दौरान हमें ऐसा लगेगा कि हमारा मास वहां पे चला गया, वो वाले पॉइंट को, अब वो वाले पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ जाइरेशन कहेंगे, क्योंकि अभी हमारा मास वहां पे चला गया ऐसा लगेगा, उस वजह से उस वाले तब तक के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ जाइरेशन कहेंगे। और अगर हमारा मास वहां पे चला गया है तो हमारा इनर्शिया भी वहां पे ही क्रिएट होगा ना। ये जो हमारी इनर्शिया की इक्वेशन में एम है, एम, तो एम क्या है, एम की वजह से इनर्शिया, मास की वजह से इनर्शिया। अब अगर मास ही वहां पे चला गया है तो इनर्शिया भी वहां पे ही क्रिएट होगा, और ये रोटेशन के दौरान इनर्शिया की बात हो रही है, उस वजह से इस इनर्शिया को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। क्लियर हो रहा है? अब तो क्लियर हो गया। अब डेफिनेशन फिर से देखते हैं, डेफिनेशन को ध्यान से देखो। अब डिस्टेंस यानी कि ये वाला डिस्टेंस, कहीं पे भी किसी भी साइड पे दिखा सकते हो, ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां से रोटेशन हो रहा है, नरी को राउंड के दिमाग में रख के चलो, डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ मास पॉइंट, मास पॉइंट अब पता चल गया जहां पे मास चला गया था, ऑफ अ मास पॉइंट हुज मास इक्वल्स टू द मास ऑफ होल बॉडी। मैंने ये बताया अभी पूरी बॉडी का मास उस पॉइंट पे या फिर उस एक्सिस पे चला गया है, तो उसकी वजह से अभी पूरी बॉडी का मास वहां पे हो ऐसा लगेगा हमें। तो हुज मास इज इक्वल टू द मास ऑफ होल बॉडी एंड हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मेरा मास ही वहां पे चला गया है तो उस मोमेंट ऑफ उस बॉडी की, सॉरी, अगर मेरी पूरी बॉडी का मास ही वहां पे चला गया है तो अब इनर्शिया भी हमें जहां पे मास है वहां से ही देखना है ना। तो हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी। देखो मैं बहुत लंबा बोल गया, जब से ये डेफिनेशन स्टार्ट हुई थी। थोड़ा रिलैक्स, आप भी थोड़ा पीसफुल हो जाओ। अब फिर से एक बार बात कर लेते हैं कि क्या होता है जब रोटेशन होता है, तब मास एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता रहता है, या फिर मास तो डिस्ट्रीब्यूशन, देखो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा रहा हूँ और फिर से अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं स्टेडी कर दूँ, रोटेट करवाने के बाद फिर से इस ऑब्जेक्ट को मैं स्टेडी कर दूँ, तो मुझे तो पूरा मास पूरी बॉडी में होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूट ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि रोटेशन के बाद क्या होगा कि मास यहाँ पे चला गया होगा। मास तो एक ही जगह पे है, बट जब रोटेशन हो रहे हैं तब हमें फील होगा कि मास बाहर की ओर चला गया। क्यों? क्योंकि सारे मास के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, उस वजह से मास थोड़ा बाहर की ओर चला गया ऐसा लगेगा। थोड़ा बाहर की ओर, निकल नहीं जाता है। अगर निकल जाता तो इस ऑब्जेक्ट का अब कोई भी अस्तित्व ही नहीं होता। रोटेशन के बाद अगर मास पूरी तरीके से बाहर जाके निकल जाता तो फिर ये ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलता, बट रोटेशन के बाद भी हमें फिर से वो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यानी कि मास थोड़ा बाहर की ओर खींचा हुआ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो वो जो खींचा हुआ लगता है, तो खींचने की वजह से मास डिस्ट्रीब्यूशन रोटेशन के दौरान सेंटर पे नहीं रहता है, थोड़ा दूर की ओर चला जाता है। तो वो जो दूर की ओर चला गया, वहां तक के डिस्टेंस को, सेंटर से वहां तक के डिस्टेंस को हम सेंटर ऑफ रेडिएशन ऑफ जाइरेशन कहते हैं, या फिर रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। क्लियर हो गया ना अब तो उसे हम के से डिनोट करते, उसे हम किससे डिनोट करते, आर की जगह पे के, कैपिटल के से डिनोट करते। तो अब मेरी आई की इक्वेशन क्या हो जाएगी, मैं नीचे लिखने वाला हूँ रेडियस ऑफ जाइरेशन के बाद। अब मेरे आई की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब मैं इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की इक्वेशन इस तरीके से लिख सकता हूँ, एम के स्क्वेयर। अगर मैं पूरी बॉडी के मास की बात करूँ तो पूरी बॉडी के मास को अगर मैं कैपिटल एम से डिनोट करूँ तो कैपिटल एम के स्क्वेयर। तो ये के क्या है, के रेडियस ऑफ जाइरेशन, यानी कि जहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन रोटेशन के दौरान होता है वो वाला पॉइंट। क्लियर? अब ज़्यादा डिस्कस नहीं होने वाली। अब बात कर लेते हैं एक और थोड़े से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज़ कहाँ पे होता है उसकी बात कर लेते। तो रोटेशनल सिस्टम मशीन में, बहुत सारी मशीन या फिर मोटर्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट या फिर एक कंपोनेंट होता है जिसे कहते हैं फ्लाईव्हील। जिसे क्या कहते हैं, फ्लाईव्हील। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो फ्लाईव्हील। देखो मैं फ्लाईव्हील के ऊपर भी पूरा 1 घंटे का लेक्चर ले सकता हूँ, हमने पढ़ा हुआ है इस वजह से, बट अभी मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो क्या है फ्लाईव्हील, तो फ्लाईव्हील एक देखो मैं छोटी सी थोड़ी डिटेल में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे इस तरीके का एक रॉड है, इस रॉड के अंदर मशीन से इसे एनर्जी मिल रही है, यानी कि पावर मिल रही है। तो मशीन यहाँ पे है, मशीन की वजह से ये रॉड घूमेगा, तो उसी के साथ एक फ्लाईव्हील कनेक्ट होती है, उसी के साथ एक सर्कुलर डीसी होती है। फ्लाईव्हील के अंदर होल 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 टाइप की सर्कुलर डिस्क होगी। आप नेट पे सर्च करोगे ना फ्लाईव्हील तो आपको दिख जाएगी कैसी होती है। तो सर्कुलर डिस्क कनेक्ट होती है जो बहुत ज़्यादा मास और बहुत बड़ी होती है, दूसरी गियर से थोड़ी बड़ी वाली और बहुत ज़्यादा मास वाली डिस्क। अरे वो आपने शुगर केन
जो बाहर मार्केट पे शुगर केन वाली रस, शुगर केन की जो वो उसके अंदर से क्या निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम गुजराती में रस कहते हैं, उसे क्या, जूस, शुगर केन का जो जूस निकलता है, उस जूस वाली मशीन को देखा है? तो उस मशीन में एक साइड पे एक बहुत बड़ी डिश होती है जिसपे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता है, जो डिश के साथ नीचे भी कोई गियर नहीं कनेक्ट होता है। अब जाके ऑब्जर्वेशन करना, तो वो वाली जो डिश है ना, उसे फ्लाईव्हील कहते हैं। तो फ्लाईव्हील का मेनली यूज क्या है? फ्लाईव्हील इंजन के अंदर जर्क रोटेशन कम करती है। जर्क, जर्क यानी क्या? अगर ज़्यादा पावर मिल गई, अगर सोचो इस शाफ्ट को ज़्यादा पावर मिल गई, सोचो कि इस शाफ्ट को अभी ज़्यादा पावर मिल गई, तो क्या होगा? वो बहुत जोर से अभी जो स्पीड से फिर रहा है उससे भी और भी ज़्यादा स्पीड से घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? जर्क क्रिएट होगा, स्पीड इंक्रीज हो गई तो। अगर स्पीड डिक्रीज हो गई तो फिर से जर्क क्रिएट होगा, स्लो हो जाएगा। तो ये जर्क कम करने के लिए उसके अंदर फ्लाईव्हील कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, इसी वजह से यहाँ पे ये आ रही है। तो कैसे हो रहा है पता है? कैसे होता है पता है? इसके अंदर क्या होता है? फ्लाईव्हील का मास बहुत ज़्यादा है और फ्लाईव्हील की साइज भी बहुत ज़्यादा है। तो जब फ्लाईव्हील के पास इतना ज़्यादा मास और साइज है कि फ्लाईव्हील जो जो मेरे रॉड की पकड़ के चलो, ये रॉड है और ये मेरा हैंड है ना, ये फ्लाईव्हील है। तो ये फ्लाईव्हील क्या करती है पता है? रॉड जिस तरीके से घूम रहा है ना, उसे घूमने देती है, उसे घूमने देती है, उसके साथ घूमती रहती है। जैसे ही इंजन में ज़्यादा पावर आता है तो फ्लाईव्हील का वेट इतना ज़्यादा है कि वो चेंज नहीं होने देगा। जो भी ज़्यादा पावर मिल रही है वो फ्लाईव्हील एब्जॉर्ब कर लेगा, बट शाफ्ट का रोटेशन जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देगा। ग्रेजुअली इंक्रीज होना है तो होगा। अगर मुझे मैं एक्सीलेटर देता हूँ और मुझे ग्रेजुअली अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है, तो वो मैं धीरे 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 फ्लाईव्हील की भी स्पीड इंक्रीज कर सकता हूँ। बट अगर बहुत ज़्यादा पावर एक साथ दे दिया तो फ्लाईव्हील क्या करेगी पता है? जर्क ना क्रिएट हो उस वजह से उसके पास वेट इतना ज़्यादा है कि वो सारा मास फ्लाईव्हील ले लेगी, सारा मास फ्लाईव्हील ले लेगी। तो उससे क्या होगा कि सारा मास फ्लाईव्हील में चला गया, तो अब जर्क जो है वो फ्लाईव्हील का मास इतना ज़्यादा है कि वो जर्क एब्जॉर्व कर लेगा। तो शाफ्ट के पास बहुत ही कम पावर पहुंचती है, जितनी पहुंचती थी उससे थोड़ी ही ज़्यादा पहुंचती है। तो धीरे 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 फ्लाईव्हील की स्पीड, और सॉरी, शाफ्ट की स्पीड इंक्रीज हो सकती है। तो फ्लाईव्हील का काम है मेनली जर्क को कम करना, यानी कि जो उसे ज़्यादा या कम पावर मिल रही है उसे एब्जॉर्व कर लेना। तो यही है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशन के ड्यूरेशन में, सॉरी, रोटेशन के ड्यूरिंग, रोटेशन जब हो रहा है शाफ्ट का उसके ड्यूरिंग उसे जो जर्क प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा या कम पावर मिलती है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट करता है। इनर्शिया, अगर लीनियर मोशन होते तो सिर्फ इनर्शिया कहता है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, इसी वजह से हम इसे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। वो सारा ऑब्जर्व कर लेता है और स्मूथ पावरिंग या फिर स्मूथ गियरिंग चलने देता है। क्लियर हो रहा है? फ्लाईव्हील की थोड़ी बात हो गई। अगर एग्जाम में कहीं पे 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है तो याद रखो, जर्क मोमेंट कम करने के लिए फ्लाईव्हील यूज़ हो रहा है। तो चलो, ये लेक्चर हमारी 11th की अभी तक की सबसे लंबी लेक्चर है। 12th में तो मैंने इससे भी लंबी ली है। तो ये आप अच्छे से देखना, अच्छे से करना, होप सो कि आप सब कुछ अच्छे से करेंगे। और ये वाली लेक्चर के साथ हमारा मोस्ट ऑफ दी चैप्टर ख़त्म हो गया। अभी आगे जो है ना बहुत कम है, बहुत इजी वन है। हम तुरंत ही 1-2 दिन में हमारा लाइव लेक्चर होने वाला है जिसके अंदर हम इल्यूस्ट्रेशन और एग्जांपल देखेंगे। चलो बाय बाय, थैंक यू अभी तक जिसने भी लेक्चर देखा उसके लिए। एंड समझ लो इतनी ज़्यादा हो गई तो एक दिन जो लेक्चर मिस हो गया था वो मिक्स करके 2 लेक्चर का एक ही वीडियो हो रहा है। चलो बाय।